नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 39 ऑफ यूपीएससी सीएसई फिजिक्स ऑप्शनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ ऑफ दिस टू शो दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का डिराइव करना है। ठीक है, सो दिस इज आवर टास्क टुडे। नाउ वी विल स्टार्ट, दिस इज ऑल्सो PYQ ऑफ यूपीएससी. This also has been asked 2 or 3 times in past 30 years. Okay, so questions keep repeating. So let there be a system of n particles. Okay, n particles का system ले लिया. Let external force on this system be equal to 0. ठीक है, तो external forces system पे 0 है और n particles का system है. Then from conservation of linear momentum, ये आपका system है जो यहाँ पे मैंने दिखाया है. ठीक है, M1 V1 से मूव कर रहा है, M2 V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, M3 V3 से मूव कर रहा है, Mn Vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है. एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम है. ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम है इसलिए F एक्सटर्नल 0 दिखाया. तो लेट देयर बी सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स वेयर F एक्सटर्नल इज 0. देन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज द सिस्टम विच हैज बीन शोन एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन इज दिस. ठीक है ना, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि M1 जो V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका मोमेंटम, यानी सारों का मोमेंटम ऐड करोगे, यहाँ पे डॉट 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 करने के बाद आखिरी में Mn Vn भी आएगा. ठीक है ना, फिर ये इक्वल टू कांस्टेंट आएगा. क्यों कांस्टेंट आएगा ये? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि क्लोज्ड सिस्टम यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है. तो मोमेंटम इस सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ऑलरेडी आइसोलेटेड सिस्टम में दे रखा है हमें F एक्सटर्नल 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा. मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. तो सारे पार्टिकल का जब मोमेंटम ऐड करोगे, यानी कि सिस्टम का मोमेंटम ऐड करोगे जब इंडिविजुअल पार्टिकल का लेके, तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट आएगा. समझ में आ रही बात? अब ये सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट आने के बाद मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूंगा. ठीक है, so I will take the derivative on both the side. So derivative of all these things will be like this: M1 constant, M2 constant, masses constant है क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो masses तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक है मैकेनिक्स. ठीक है, सो masses बाहर आ गए. dV1 by dt आया, dV2 by dt आया, dV3 by dt आया एंड सो ऑन. सिमिलरली लास्ट में आएगा Mn, ये ऐड कर लेना नोट्स में, dVn by dt. ठीक है, इक्वल टू 0. ठीक है ना, सो अब वी ऑल नो कि dV1 by dt विल बी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नंबर 1, dV2 by dt विल बी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नंबर 2, dV3 by dt विल बी एक्सेलरेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, nth पार्टिकल का एक्सेलरेशन an वेक्टर. ठीक है ना, समझ में आ रही बात? नाउ दिस इज रिटन ओवर हियर. देन लेट पार्टिकल्स, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्टिकल्स है, ठीक है ना, लेट पार्टिकल्स M2, M3, M4, M5 अप टू Mn हैव पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास एट RCM एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ACM. ठीक है ना, मान लिया कि जो M1 को छोड़ दिया जाए, यदि M1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो पार्टिकल्स है यानी कि M2, M3, M4, M5, M6 ऐसा करते करते Mn तक के जितने भी पार्टिकल्स है उनका मान लिया मैंने पोजीशन वेक्टर RCM पे लोकेटेड है, पोजीशन वेक्टर RCM पे सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है और एक्सेलरेशन उनके सेंटर ऑफ मास का ACM के बराबर है मान लीजिए. ठीक है ना, सो व्हाट विल आई गेट एंड लेट द टोटल मास M2 प्लस M3 प्लस M4, यानी M1 को छोड़ के बाकी के जितने भी मासेस है उनका टोटल मास मैं मान लेता हूँ कैपिटल M के बराबर है. सो M1 A1 प्लस ये इतने को पूरे को, अगर एक सिस्टम को, ये पूरी की पूरी सिस्टम को, मतलब ये तो पूरी की पूरी सिस्टम है M1 से लेके Mn तक, लेकिन मान लीजिए मैं सिर्फ M2 से लेके Mn तक के पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ. ठीक है ना, M2, M3, M4 ऐसा करते करते Mn तक का इतने पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ एंड लेट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास बी ACM, और इनका टोटल मास M2 प्लस M3 प्लस M4 अप टू Mn, इसको मैं कैपिटल M मान लेता हूँ. ठीक है ना,
तो क्या आएगा मेरा, ये इतने इतने पार्ट को मैं अभी पिछले क्लासेस में पढ़े के अकॉर्डिंग मैं इतने पार्ट को जो ये यहाँ पे है इसको मैं सिंगल पार्टिकल में तब्दील कर सकता हूँ। तो सिंगल पार्टिकल में मैं जैसे ही तब्दील करूँगा तो कैपिटल MACM आ जाएगा मेरा, ठीक है। कैपिटल M इज M2 प्लस M3 प्लस M4 ऐसा करते करते Mn तक, ठीक है ना। M1 को छोड़ के बाकी का जितना भी मास है वो कैपिटल M है, ठीक है ना। M1 को छोड़ के बाकी का जितना मास है वो कैपिटल M है। सो दिस इज द इक्वेशन विच आई विल गेट फॉर नाउ दिस इज क्लियरली। अब हमारा पार्टिकल किस में तब्दील हो गया दोस्तों, 2 पार्टिकल सिस्टम में तब्दील हो गया। 2 पार्टिकल सिस्टम में मतलब ये M1 मास का मेरा एक पार्टिकल है और यहाँ पे कैपिटल M मास का एक पार्टिकल है। जो इतने सारे पार्टिकल थे उसको मैंने कैपिटल M मास के एक पार्टिकल में तब्दील कर लिया है। समझ में आ रही है बात। इसका एक्सेलरेशन है A1 के बराबर और इसका एक्सेलरेशन है ACM के बराबर। समझ में आ रही ना बात। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जानता हूँ कि M1 A1 अब ये हमने पहले ही बताया है शुरू में कि M1 से लेके तो Mn तक के जितने भी पार्टिकल्स है M1 M2 M3 M4 ये जितना भी सिस्टम है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है। सो अगर मैं M2 से लेके Mn तक के पार्टिकल्स को एक सिंगल मास में कन्वर्ट कर दूँ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा के, तो मेरे 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया ये, ठीक है ना। अब ये 2 पार्टिकल सिस्टम बन चुका है जहाँ पे M1 एक पार्टिकल तो है ही, इसके साथ साथ में कैपिटल M मास का एक पार्टिकल है। वो कैपिटल M मास का पार्टिकल सेंटर ऑफ मास है। M1 के अलावा जितने भी पार्टिकल बच जाते हैं M2 M3 M4 M5 एंड सो ऑन, उनका मास कैपिटल M के बराबर है। उनका सेंटर ऑफ मास मान लिया मैंने ACM उसका एक्सेलरेशन है उनके सेंटर ऑफ मास का। तो यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक के पार्टिकल्स को मैंने एक पार्टिकल में तब्दील कर दिया जिसका मास कैपिटल M है। नाउ दिस इज अ 2 पार्टिकल सिस्टम। नाउ इमेजिन दिस एज अ 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। सो इसको अब इमेजिन करना है 2 पार्टिकल सिस्टम के रूप में। सो व्हाट विल बी दिस 2 पार्टिकल सिस्टम देन। सो दिस 2 पार्टिकल सिस्टम विल बी, लेट मी राइट ओवर हियर लाइक दिस। M1 मास का एक पार्टिकल है, A1 एक्सेलरेशन है, कैपिटल M मास का एक पार्टिकल है और ACM उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। अब हमको पहले ही पता है कि M1 से Mn तक के सारे पार्टिकल आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये पूरी की पूरी सिस्टम क्या हो जाएगी, आइसोलेटेड हो जाएगी, ठीक है ना। सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ फोर्स M1 A1 विल बी फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। इस सेंटर ऑफ मास के कारण ये जो बाकी के जो पार्टिकल थे M2 से लेके तो Mn तक के जितने भी पार्टिकल थे उनका जो सेंटर ऑफ मास है ये M2 से Mn तक पार्टिकल्स का, उस सेंटर ऑफ मास के द्वारा जो फोर्स M1 पे लगेगा वही प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन M1 में। समझ में आ रही बात। क्योंकि M1 ये नेट एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, यहाँ से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, दूसरे किसी से तो इंटरेक्शन है ही नहीं। तो M1 का इंटरेक्शन केवल कैपिटल M से है और यदि M1 का इंटरेक्शन केवल कैपिटल M से है और कैपिटल M का इंटरेक्शन केवल M1 से है, सो ऑब्वियस सी बात है कि M1 A1 विल बी फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। सो M1 A1 विल बी द फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू द सेंटर ऑफ मास एंड M ACM विल बी द फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास ड्यू टू पार्टिकल 1। समझ में आ रही बात। So I have written force on particle 1 due to center of mass as MA1 and force on center of mass due to particle 1 as MACM। क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं, ये यही 2 फोर्सेस है, तो ऑब्वियसली यही सच्चाई होगी इस चीज की, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ आई विल डिनोट force on particle 1 due to center of mass as F1 COM and force on center of mass due to particle 1 as FCOM1। समझ में आ रही ना बात। So this will be equal to 0. So therefore force on particle 1 due to center of mass is equal to negative of force on center of mass due to particle 1। समझ में आ रही बात। Now this is Newton's third law of motion का फॉर्म। Newton's third law of motion आ गया। ये कैसे आ गया Newton's का third law of motion? क्योंकि जो फोर्स M1 जो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा रहा है
M1 जो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा रहा है वो इक्वलेंट अपोजिट है सेंटर ऑफ मास जो फोर्स M1 पे लगा रहा है। समझ में आ रही ना बात? क्योंकि 1 पे फोर्स सेंटर ऑफ मास के द्वारा, वो माइनस साइन के साथ में किसके इक्वल आ रहा है? सेंटर ऑफ मास जो फोर्स 1 पे लगा रहा है। समझ में आ रही ना बात? तो 1 पे फोर्स सेंटर ऑफ मास की वजह से और सेंटर ऑफ मास के ऊपर 1 की वजह से जो फोर्स है वो इक्वलेंट अपोजिट है। इस फार्मूले से पता चल रहा है निगेटिव साइन की वजह से। समझ में आ रही है ना? मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, निगेटिव साइन बता रहा है। सो दिस इज द ऑफ द फॉर्म F12 इक्वल टू माइनस F21। ठीक है ना? यानी फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल नंबर 2 एंड फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 2 ड्यू टू पार्टिकल नंबर 1, ठीक है ना, दे आर इक्वल टू अपोजिट एंड निगेटिव साइन। तो ये जो हमने शुरू की क्लासेस में जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा था उसके फॉर्म का है ये इक्वेशन। सो ये वाली इक्वेशन को देखिए, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्म का है। ठीक है ना? ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन जो रेड में है। समझ में आ रही ना बात? दस थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज प्रूव्ड। समझ में आ गई? तो इस तरीके से थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है प्रूव हो जाता है। सो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए ये क्लास को इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में हम कुछ बड़े कंसेप्ट के साथ मिलने वाले हैं। अगली क्लास लंबी रहने वाली, हमारा 40th लेक्चर लंबा रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ वगैरह। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।